हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड रिवाइंड। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं उनकी शान में मैं जितना कुछ कहूँ उसका कुछ खास अर्थ नहीं निकलेगा, बिकॉज उन्होंने जिस तरह के कैरेक्टर, जिस तरह की फिल्में और जिस तरह के अभिनेता वो हैं, उसमें वो अर्थ, वो फायर, वो वाटर जैसे सारे तक तो आप शायद समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुलभूषण खरबंदा जी की। कुलभूषण जी, आपका हमारे शो बॉलीवुड रिवाइंड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत, और नमस्कार सबको। कुलभूषण जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपकी फिल्म आ रही है राम भजन। इस फिल्म के बारे में हमें बताइए। ये एक सटायर है और करते वक्त तो बहुत अच्छा लगा था। अभी देखते हैं हम लोग सब कैसी सबको लगती है। आपका कैरेक्टर के बारे में इसमें कुछ बताइए कि किस तरह का किरदार कर रहे हैं। आपने कभी पहले इस तरह का किरदार किया है या एकदम नया है? किरदार में नयापन तो है इसमें कि सटायर ये है कि एक यूपी में निकला था एक किस्म का, एक इस तरह से कि लोग जो भी औरत रेप होती थी जी, उसको अगर FIR हो जाए तो इमीडिएटली 1 लाख या पता नहीं, मुझे अभी ये मिल जाता था जी। एक सरकार आई थी बीच में इस तरह से, और गैंग रेप हो जाए तो 5 लाख तो वो कई लोगों ने उसमें उसका धंधा बना लिया था और झूठे रेप हुए शुरू हुए। उसमें तरह तरह के सारे राजनीतिक तंत्र मिलना शुरू हो गए, इवन डॉक्टर भी बीच में ज्वाइन हो गए, उनकी भी कमीशन कट रही थी सबकी। इसके राइटर हैं विशाल जी, वो IAS ऑफिसर थे, उसी जगह वो कलेक्टर थे, तो ये सब सामने उनके हुआ है सारा। और इससे पहले फिल्मों में लोग इतना नहीं आते थे, लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं था। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपने एक्टर बनने की सोच क्या बचपन से थी या परिवार में ऐसा कुछ था, या किस तरह ये शुरू हुआ? हॉबी थी, नाटक करता था बस, वहाँ से। कहाँ पे नाटक किया करते थे? दिल्ली में ज़्यादा किए, फिर कलकत्ता में किए ज़्यादा। तो फिल्मों में बुला लिया गया, मैं फिल्मों में खुद नहीं आता। अरे वाह! तो किसने देखा आपको वहाँ और वहाँ? किसी ने देखा और किसी ने किसी को श्याम बेनेगल को रेकमेंड किया, श्याम बेनेगल ने बुला लिया, तो इस तरह वो गाड़ी चल पड़ी बस। तो आपको क्या कुछ फर्क लगा जब आप कह रहे हैं आप थिएटर करते थे और फिर फिल्मों में आपकी एंट्री हुई, तो कुछ फर्क लगा या आपको किसी तरह की तैयारी करनी पड़ी? देखिए, पहली बात तो ये कि थिएटर पैसा नहीं देता जी, बिल्कुल, आज भी नहीं देता। आज भी नहीं देता। मैं फिर आज 20 साल बाद फिर दोबारा कर रहा हूँ और हर महीने एक शो हो रहा है, बड़े शौक से कर रहा हूँ और अभी भी जेब से ही खर्च होता है जी। अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ जेब से खर्च करने के लिए, तो इसलिए कर रहे हैं। तो वरना उस वक्त पैसा तो कभी नहीं मिला, मगर सिनेमा में आके एक रोजी रोटी मिल गई। और क्या मजा नहीं आ रहा था कि आपको थिएटर ज्यादा मजा दे रहा था? नहीं, ऐसा नहीं। सिनेमा भी, जिस सिनेमा से मैंने शुरुआत की उसका एक अपना ही नशा था जी। श्याम बेनेगल की मैंने 14 फिल्में की। वो एक फिल्म खत्म होती थी, दूसरी फिल्म में बुला लेते थे, तीसरी फिल्म वो घर के अंदर उसका क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट आनी शुरू हो जाती थी। मैंने इसलिए स्ट्रगल नहीं की, जो एक स्ट्रगल होती है, लोग कहते हैं, कहानियाँ सुनते हैं स्ट्रगल की, तो वो मुझे नहीं, उससे वाकिफ नहीं हूँ मैं। भूषण जी, आपका एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, कोई भूल नहीं सकता, कोई उसको आज भी देखो तो बहुत मजा आता है, शाकाल। उसको प्रिपेयर करने में, क्योंकि वो रियल लाइफ से थोड़ा हटके कैरेक्टर था, उस तरह के किरदार आपका हो कि आम जिंदगी से हम लोगों से सीख लेते हैं, तो उस रोल को प्रिपेयर आपने कैसे किया? मैंने क्या, देखिए, डायरेक्टर का हाथ होता है। रमेश जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, वो इतने क्लियर थे इसके बारे में, वो क्या चाहते थे। तो आपको आसान ही रही वो करना। 40 साल हो गए, मुझे भी अभी मालूम नहीं, मगर इतना हम लोग डिस्कस किया करते थे कि अगर ये आदमी इतना जीनियस होगा एक्चुअली जी, मगर काम उसके दूसरे वो पड़ गया है, वरना वो बहुत बड़ा कोई दिमागी आदमी होगा जो इस तरह से गैजेट्स बनाता है, ये करता है, वो करता है। उस वक्त कुछ ना कुछ जी। हम लोग एक ढूंढते ही हैं सहारा, एक कैरेक्टर निकालने के। किरदार किए हैं, उनको जब हम देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आप वो जी रहे हैं। तो वो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है, उसकी तैयारी आप कैसे करते हैं?
नहीं होते तो जिंदगी से उठाए हुए होते हैं। आप जैसे नावल पढ़ते हो या जी। कहानी पढ़ते हो, आपके सामने एक खाका तो घूमने लगता है ना बिल्कुल। किरदार का। तो उसी तरह होता है। फिर देख अगर वो फिट हो जाता है वो किरदार, तो उसके खासियत, उसकी कमियां, उसके अच्छाइयाँ सब पकड़ने की कोशिश करते हो और एक बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के उस तरफ इस इंटरव्यू को हम जारी रखेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हेलो एंड वेलकम बैक टू बॉलीवुड रिवाइंड। भूषण जी, हम अभी बात कर रहे थे कि उस समय में इतनी तालीम नहीं होती थी, इतनी एजुकेशन नहीं होती थी। NSD इज़ द ओनली स्कूल जो अभी भी है और तब भी होता था। तो आप इतनी नेचुरल तरीके से अपने किरदार कैसे प्ले करते थे या करते हैं आज भी? देखिए, ऐसी बात तो नहीं। उस वक्त भी अगर कहा जाए तो क्या अच्छे एक्टर थे। बलराज साहनी थे जी। कितने नेचुरल एक्टर थे। अगर आपने कोई फिल्म देखी हो, जी जी देखिए। उनसे भी ज़्यादा मुझे कई लगते हैं। मैं कई बार मोतीलाल, इतना नेचुरल एक्टर थे वो। बल्कि आज के लोगों को सीखना चाहिए उनसे। रोल मॉडल एक्चुअली होना चाहिए ये दो लोग। जी। तो ऐसी बात नहीं, चलता आया सिलसिला सारा। और तालीम की जहाँ तक बात है, मुझे उन दिनों NST हुआ करता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मेरे कॉलेज में जब गया तो शुरू हो चुका था। फॉर्म मैंने भी भर दिया था, एडमिशन मिल गया था, मगर मैं अपनी बदकिस्मती कहूँगा कि नहीं ज्वाइन लेकिन किया। क्यों नहीं गए? उन दिनों वहाँ से सच्ची बात यह कि निकले हुए लोगों की हालत बड़ी ख़राब होती थी। वो मेरे से हिम्मत नहीं हुई जी। या तो मैं इतना बड़ा लड़ने की मादा नहीं था। वो लोग कॉफ़ी हाउस में बैठते थे शाम को, बेचारे 1 रुपया 2 रुपया उनके बस खाने के लिए नहीं होता था। तो मुझे ये देख के मैं घबरा गया। जो गलत, अगर कुछ तालीम ले ली होती, थोड़ा पढ़ लिख गया होता तो इससे भी, और अभी भी इतने बेहतरीन एक्टर हैं आप, बहुत अच्छे। इतने डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है, कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसके अभी भी आपको लगता है इसके साथ और काम करना चाहोगे, या आपके कोई फेवरेट डायरेक्टर रहे हो? मेरी लक रही कि मुझे अच्छे डायरेक्टरों से साथ मिलता ही गया। श्याम बेनेगल साहब के साथ किया, फिर उसके बाद राज कपूर, रमेश सिप्पी साहब, सिलसिला चलता ही गया। JP की फिल्में कितनी की, 6-7 की होंगी। और इस तरह सब अच्छे लोग मिलते ही चले गए, कहते हैं बुलाते ही गए। जी। कुलभूषण जी, कुछ फ़र्क लगता है जब आप आज से 30 साल पहले काम करते थे या आज के डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं? कुछ फ़र्क लगता है आपको कि कुछ बेहतर हुआ है या पहले ज़्यादा अच्छा था, ऐसा कुछ? फ़र्क तो क्या, मतलब फिल्म तो वैसे ही मेकिंग होनी है। बस मुझे एक ही से लगता है आजकल, ये जो तंग कर दिया डिजिटल कैमरा ने किस तरह तंग करता है वो आपको? पहले शूट करते वक्त रॉ मटेरियल का ख्याल रखा जाता था, बड़ा महंगा होता था। तो घर से काम करके कितने ही शॉट लेने हैं। अब तो ये है कि शॉट लिए ही चले जाते हैं 10 एंगल से। पता नहीं वो एडिटर की क्या हालत होती होगी। आपने अमिताभ बच्चन के साथ शान, आपकी उनके साथ वही अगेन आइकॉनिक फिल्म है, कोई सीन आपको उनके साथ याद हो, करने में मज़ा आया, उसके बारे में कुछ बताएंगे? उनके साथ काम करने में मज़ा, मतलब वो तो ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। उनमें ये नहीं होता कि कुछ एक्टरों में होता है कि मैं स्टील करूं जी। ऐसा कभी नहीं, बल्कि आके बोल देंगे। मुझे तो बोला जी। कि ज़रा ज़्यादा रिहर्सल मत लो यार। हाँ। ये उन लोगों में से थे। उस वक्त हम लोग बोला करते थे, जैसे शशि कपूर, अमिताभ के स्टूडियो में घुसते थे तो घड़ी मिला लो। ऐसा क्यों? मतलब करेक्ट वक्त पे लगता था कि जैसे एंट्री लेते हो। जी। हम लोग कहा करते थे, आप कहीं झाड़ियों में तो नहीं छुपे होते गाड़ियाँ लेके दोनों फिल्म सिटी के जंगल में बैठे थे, अभी हुई चल दोनों गाड़ियाँ साथ साथ आती थी जैसे। और कुछ एक्टर थे उस वक्त जी। जो सुबह से की शिफ्ट है, जो शाम तक नहीं नजर आ रहे थे। दोस्तों, ये मजेदार चिट-चैट का सिलसिला हम जारी रखेंगे ब्रेक के उस तरफ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भूषण जी, ये बताइए कि कोई फेवरेट डायरेक्टर आपके रहे हैं कि सबके साथ आप कह रहे हैं काम करने में मजा आया, पर कोई एक डायरेक्टर जिसके साथ आपको बहुत मजा आया हो? हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है, हर डायरेक्टर का। बिल्कुल। हाँ? आप राज कपूर जो फिल्म बना रहे हैं, वो जिस ढंग की फिल्म बनाते थे, कामयाब फिल्म बनाते थे, वो अब वो कहिए कि सत्यजीत रे को कहिए कि वो फिल्म बना दें उस ढंग से, तो नहीं बना सकते। जी। हर एक का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक मिजाज होता है। उस मिजाज के हिसाब से फिल्म अपनी अपनी कहानी, अपना उनका नज़रिया बदलता है। तो ऐसे ही मेरी शुरुआत श्याम बेनेगल के साथ हुई, जी। जो मतलब कहा जाए कि हमें यहाँ टिकाने वाले वो थे, नहीं तो चले जाते अगर वो इतनी फिल्में ना मिलती। तो पहले शुरू तो एक दो फिल्मों में तो आदमी घबराता रहता है, आप नए होते हो, बाद में आप खुल जाते हो। फिर कई बातें, श्याम की एक खासियत ये थी कि वो हमेशा बोलते थे कि ये कैरेक्टर में ये है, अच्छा, मुझे ये चाहिए पॉइंट्स। अब वो उसमें कहानी में कहीं नहीं आते हो, हाँ। मगर उस कैरेक्टर को बनाने के लिए वो सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं जो वो सोच रहे हैं। जैसे जुनून थी, उस फिल्म को आप तो अब याद नहीं, उसमें 3 तरह की लैंग्वेज बोलने का मैंने ही आइडिया शाम को दिया कि करें तो क्या अच्छा लगेगा। घर में अगर माँ बीवी के साथ वो अवधि में बात करता है जी। और जैसे मुगलों के जो रह गए, जो उस तक उनके ताल्लुकात हैं जी, जी। जो उनके साथ वो उन्हीं के तरह लखनवी अंदाज में हमने आपसे कहा था, आप अगर आप चाहें तो ये कर। मगर जब अंग्रेज आए तो वो हम नहीं निकल पा रहा, हम की जगह मैं निकलता है और बाकी सब सही है, नए आका है। राइट। तो इस तरह की बातें वो न स्क्रिप्ट में है न कुछ होती हैं। इस तरह से आपको इंटरेस्ट क्रिएट, कैरेक्टर इंटरेस्टिंग बन जाता है। ये एलिमेंट जैसे आप बता रहे हैं, ऐसे ही जब आप कभी किसी के साथ सीन करते हैं तो कहते हैं ना गिव एंड टेक होता है एक्टर और सामने वाले एक्टर का, तो इस तरह किसी के साथ बहुत मजा आया किसी एक्टर के साथ सीन करने में कि लगा कि वाह ये तो बहुत ही ब्लास्ट सीन निकला, मतलब फैंटास्टिक? आप इसी मूड में है तो मैं एक मजाक था थोड़ा सा नॉटी जी जी बिल्कुल बता देता हूँ। श्याम की फिल्म थी कलयुग जी। श्याम ने मुझे बोला कि अगर कलयुग अगर देखें वो आज का महाभारत थी मॉडर्न, तो मैं था भीम का रोल। तो पर श्याम ने मुझे कहा जैसे कि ही फील्स हॉर्नी टुवर्ड्स हिज वाइफ आफ्टर 18 इयर्स ऑल्सो। बाद में सोचते मैंने कहा श्याम हो सकता है एक छोटी सी या बिजनेस की मीटिंग हो रही है जैसे एक सीन में जी जी वहाँ हो रही, मैंने अपना नज़रिया पेश किया, मेरा रिजेक्ट कर दिया गया इमीडिएटली। बीवी उधर बैठी हुई है, पूरी फैमिली, तो मैं एक कोई विसल क्रिएट करें ऐसी जो सिर्फ बीवी समझे, It's a signal for the wife। हाँ, और कोई ना समझे। पहले तो शाम बहुत ना करते रहे, 2-3 दिन की शूटिंग भी शुरू हो गई। देन वन डे कि नहीं तुम करो। मेरी बीवी के साथ बेचारी वो पहली बार रोल कर रही थी, वो भी उसको पहला सीन ही ये दे दिया शाम। वो उस दिन बाहर रोई थी मुझे याद है। तो शी इज अ फेमस एक्ट्रेस नाउ जी। क्या नाम है उनका? रीमा लागू जी। ओके सर, एक फिल्म आई थी पिंजर और वो पार्टीशन के ऊपर है। आई थिंक आपका जन्म भी पाकिस्तान में जो है वहाँ से है, तो क्या किसी से कोई ऐसे आपको मिले जिनसे आप वो रोल समझ सके, या फिल्म को करने में कैसा रहा, कुछ उसके बारे में बताइए। आप जैसे 2-3 नावल हैं इस तरह के माने जाते हैं, ये पिंजर हो गया, जैसे खुशवंत सिंह का बर्निंग ट्रेन हो गया, ये पार्टीशन पर तो कुछ कहानियां याद रहेंगी इंडियन साइड से जी। उधर मंटो ने तो बहुत लिख दिया भंडार। और सर जैसे आपने कहा कि आज बहुत अच्छी पौध आ गई है, बहुत अच्छे एक्टर्स आ गए हैं, लेकिन आपको लगता है कोई एडवाइस आप कर सकते हैं कि उन आज की नई जनरेशन के लिए कुछ एडवाइस अगर आप? नहीं, उनको हमें करनी चाहिए। आजकल वो डांस भी अच्छा करते हैं, सब अच्छा करते हैं, दे आर कंप्लीट प्रोडक्ट। जैसे नवाजुद्दीन है जी, क्या कमाल का एक्टर है, बिल्कुल। और ऐसे बहुत से, हो सकता है कि मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं माफ़ी मांगता हूँ उस सब एक्टरों से भी कि मैं अप टू डेट नहीं हूँ फिल्मों में। मतलब आप नई जनरेशन के फैन हैं, लेकिन उनके नाम चाहे भले टीवी पर नजर आते ही हैं थोड़े से, वो कुछ भी
हिस्से टुकड़े कभी कभार, घर में बैठे बैठे आज तो टीवी घर में ड्राइंग रूम में पहुंच ही गया है। मगर कमाल के एक्टर हैं ये लोग। भूषण जी, थिएटर से आपका बहुत करीबी जुड़ाव रहा है और बहुत फेमस प्ले है आपका सकाराम बाइंडर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ प्ले है, जैसे सब जानते हैं। मैं एक छोटी सी भूमिका बताता हूँ इसके बारे में जी। एक बार विजय जी ने मुझे, दिल्ली में हमसे बात हो रही थी, हम बैठे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने एक बीच में बड़ी जल्दी से कुलभूषण क्विकी लिख दी है। तो क्विकी जो थी वो थी सखाराम बाइंडर। कहने लगे कि मुझे लोनावाला में एक कैरेक्टर मिला ऐसा जो उसकी अपनी थ्योरी है जीने की, मजहब के बारे में। ये बिल्कुल ही बुक बाइंडर, शराबी, कबाबी, गंजेड़ी, सारे काम वो ऐसे ही जिंदगी में करता है। और घर में जितनी भी डेस्टिट्यूट औरतें हैं या ये है, उनको वो लेके चला आता है घर में, कहीं उनको नहीं। उस तरह का वो कैरेक्टर उनको मिला जी। कहते हैं बड़ा मुझे इंस्पायर किया वो, और वो प्ले उन्होंने लिख डाला। और प्ले इतना कंट्रोवर्शियल हुआ। मैं कलकत्ते में किया, मेरी नौकरी चली गई थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार नौकरी की थी। 10 से 5 वाली जी। फिर हम लोगों ने 90s में रिपीट किया। फिर तो सबने आड़े हाथ में फिर से दोबारा उठाया। वो 101 शो किए होंगे ऑल ओवर इंडिया उसके। हाउसफुल जा रहा था, पर फर्स्ट क्लास चल रहा था। और मुझे उस कैरेक्टर की इतनी उससे कुछ लगाव। समय मेरा एक छोटा सा घर है खंडाला में भी जी। मैं अभी भी जाता हूँ लोनावाला के बाजार में, तो वहाँ जाके अभी भी दिमाग में ढूंढता हूँ कि वो वहाँ बैठा हुआ होगा। क्या कुछ ऐसा ऑप्शन है कि आप वो प्ले दोबारा कभी करेंगे? बहुत एनर्जी चाहिए उसमें। हाँ। सर, आपने वो बहुत ही खूबसूरती से किया है जो इंदर आपने प्ले किया अर्थ का। आप कह रहे हैं आप शादीशुदा भी नहीं थे तब, तो कैसे आपने उसको इतना सजीव, इतना लाइव, मतलब सच में लगता है कि आप वो कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हैं, आप खुद वो हैं। तो ये कैसे हुआ कैसे अब मुझे नहीं मालूम। महेश भट्ट ने कहा कि 3 लोग हैं जी। एक कहानी बना रहा हूँ कुलभूषण, 3 लोग हैं। ये तीनों की सिचुएशन यहाँ आ गई है, वो कोई ख़राब नहीं है। बिल्कुल राइट हैं। अब ये सिचुएशन इन्हें कहाँ ले जाती है, बड़ा आसानी से उस महेश ने वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया। वाइफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो तो समाज की हमेशा अप्रूवल मिली हुई है, सिंपैथी उसके साथ है, तो वो तो ऑडियंस हो ही गई। मैं चाहता हूँ अगर बने तो जो स्मिता के पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बने तो चैलेंज तो तब होता बिल्कुल कि भैया तुम उसको करा के बताओ। वो गलत नहीं है जी, और गलत मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं है, गलत तो किसी की भी नहीं है। एक सिचुएशन आ जाती है लाइफ में ऐसी, और तीनों अच्छे लोग हैं, कोई खराब नहीं है, कोई ऐसे क्रुक नहीं है, ये नहीं है, एक नॉर्मल लोग हैं, और आम बातें हो जाती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बॉलीवुड रिवाइंड का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगले हफ्ते एक नए शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।